तीन बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा तीन बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का? मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है,
अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ, मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है। हॉरर कहानियां थी। खून की प्यास पार्ट 2। और उसके बाद वो जंगल एक बार फिर से सुमन की चीखों से गूंज उठा। लेकिन आज की रात सुमन की चीखों को सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अगर वहां पर कोई मौजूद था तो बस हरिया, जो कि अब एक भेड़िए में बदल चुका था। सुमन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर ले जा रहा था। अगली सुबह गांव में। अरे भाई, पता नहीं क्या बात है, अपने गांव का हरिया किसान और उसकी पत्नी सुमन दोनों गायब हैं। दोनों का कोई अता पता नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई?
ये कब हुआ हैं? अरे पूरे गांव में खबर फैली पड़ी है। कल रात को दोनों खेत की तरफ जा रहे थे, लेकिन लौटकर आए ही नहीं। तो हो सकता है अपने खेत पर होंगे। पूरा गांव ढूंढ कर आया है भाई। जानते हो क्या मिला वहां पर? क्या हुआ भाई? क्या मिला? बताओ हमें क्या मिला? अरे हरिया की पत्नी सुमन के कपड़े पड़े हुए थे। शरीर का एक एक कपड़ा फटा हुआ झोपड़ी के बाहर पड़ा था, लेकिन दोनों पति पत्नी का कोई पता ठिकाना नहीं था। अरे भाई, लेकिन उसका जो दोस्त है ना रामू किसान, उससे पता करके आते हैं ना। अब तक तो दोनों साथ ही खेत पर जाया करते थे। हाँ, हमें उसके घर जाना चाहिए भाई। चलो वहाँ चलते हैं, चलो। वो सारे लोग रामू के घर पर पहुंचते हैं। रामू अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। आज सारे के सारे लोग टोली बनाकर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई मर गया क्या भाई? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हरिया और उसकी पत्नी गायब है, और तुम यहाँ बैठकर हुक्का पिए जा रहे हो हैं? रामू ने अजीब सी नजरों से उन सब गांव वालों की तरफ देखा, जिसकी वजह से वो लोग एक बार के लिए डर गए। गायब है? अरे गायब नहीं है, मुक्ति मिल गई है। उन दोनों को मुक्ति मिली है। इस दुनिया में आकर हर इंसान पाप करता है, और उसे उसके पापों के लिए मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई हैं? और इसका चेहरा अजीब सा क्यों लग रहा है? लगता है दोस्त के मरने का गम बैठ गया है। पागल हो गया है शायद ये पागल। ये बात सुनते ही रामू चीख कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम सब हो, और ये शैतानी जंगल अब तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको खा जाएगा। याद रखना मेरी बात। शैतानी जंगल? कैसा शैतानी जंगल? लगता है रामू पागल हो चुका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई। चलो। तभी रामू की पत्नी बाहर आती है। नहीं, आप लोग इनकी बात का बुरा मत मानिए। 2 दिन पहले हरिया के साथ खेत पर गए थे। जब से वहाँ से आए हैं तब से ऐसी ही बातें कर रहे हैं। भगवान जाने ऐसा क्या देख लिया उन्होंने, खेत में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने कमला की कोई बात नहीं सुनी, और वो सब वहां से चले गए। रात अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। तभी अचानक किसी ने धीमी सी आवाज में रामू को पुकारा। रामू, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सुनो, अपनी पत्नी को साथ लेकर आना, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। ये आवाज सुनते ही रामू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीमे कदमों से अपने घर के अंदर आता है। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना अब आपकी? मैं तुझे अपने साथ खेत पर ले जाने आया हूँ, चल। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मुन्ना गहरी नींद में सो रहा है, और उसे अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ खेत पर नहीं आ सकती। वैसे भी तुम्हारे उन खेतों में भगवान जाने कौन सा राक्षस घूम रहा है, मुझे तो डर लगता है। रामू गुस्से में दांत पीसता अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाता है, और कमला गहरी नींद में अपने बच्चे के साथ सो जाती है। तभी अचानक रात को रामू की झोपड़ी के ऊपर एक साया वही गाना गुनगुनाते हुए घूमने लगता है, जो हरिया के मोबाइल में बजा करता था। मैं मौत जो पसरी है चारों ओर, जो आएगी कहीं से भी निगल जाएगी सबको। मैं मौत अब मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। ये आवाज सुनकर रामू की पत्नी कमला की आंख खुलती है, और वो देखती है कि उसका मुन्ना अपनी जगह से गायब था। कमला चीखते हुए बाहर दौड़ कर आती है। वहां पर उसने देखा कि रामू ने अपने बच्चे को झोपड़ी के बाहर एक पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ था, और उसका बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक साया बच्चे के ठीक नीचे आग जलाकर उसके चारों तरफ हैवानों की तरफ नाच रहा था।
छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही बच्चे को इस तरह मौत के हवाले करते हुए? अपना बच्चा? किसने कहा ये मेरा बच्चा है? अरे ये तो उस रामू की औलाद है, इस गांव के किसान रामू की। और मेरी दुश्मनी इस गांव के हर इंसान के साथ है। क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? और ये औरत कौन है? ये मेरे बच्चे को खा जाएगी। तभी अचानक से उस सायन एक बेहद खतरनाक दिखने वाली औरत का रूप ले लिया और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सही पहचाना तूने, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। अगर तू अपनी इस हैवान पति रामू के साथ जंगल नहीं आई तो मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। लेकिन क्यों? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे जंगल क्यों ले जाना चाहती हो? औरत बुरी तरह से ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसने लगी और साथ में रामू भी। ये तो तुझे वहां चलने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर तू नहीं आई तो थोड़ी देर में तेरा ये बच्चा आग में जलकर मर जाएगा। चल जल्दी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उस बच्चे को झोपड़ी में लिटाकर आगे आगे वो साया चल रहा था और उसके पीछे पीछे रामू अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जंगल में जाने के बाद, कितनी खूबसूरत हो तुम। आज की रात बस तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल ठीक थे। वो होगा जो हमारे बीच होना चाहिए। तो आओ आओ अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कमला ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थी। रामू ने बुरी तरह से चीख कर कमला से कहा, आंखें खोलो अपनी और मेरी तरफ देखो। कमला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा कि रामू एक खतरनाक खूनी हैवान में बदल चुका था। कौन हो तुम? जाने दो मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? वही जो एक आदमी एक औरत से चाहता है। मैं तुम्हारा पति रामू नहीं बल्कि इस जंगल का एक भेड़िया हूँ और आज की रात तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझा जाऊं। और उसके बाद वो जंगल कमला की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह कमला के कपड़े भी जंगल में उसी तरह पाए गए जैसे कि सुमन के पाए गए थे। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल था। अपने माँ बाप की मौत और गांव में हो रहे इस तरह की घटनाओं की खबर सुनकर किशन शहर से गांव लौट आया था। अपने माँ बाप की बेदर्द मौत की वजह से वो बहुत परेशान था। तभी अचानक उसे अपने घर में खाट के नीचे पड़ा हुआ वो मोबाइल फोन मिला जो उसने अपने पापा हरिया को गिफ्ट किया था। अरे कितने प्यार से पापा के लिए मोबाइल फोन लेकर आया था। इसे एक दिन भी काम में नहीं ले पाए। और आखिर कौन है जो गांव में इस तरह की हत्याएं कर रहा है? क्या है इन सब के पीछे? क्या है? मुझे पता करना ही होगा, वरना एक दिन पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। इस गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। गांव के लोगों की मदद करने के इरादे से किशन अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव में बहुत बड़े तांत्रिक के पास मिलने के लिए गया। तांत्रिक बाबा, अब आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं। भगवान जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। नजर नहीं लगी है, किसी ने तुम्हारे गांव को बद्दुआ दी है। किसी सताई हुई आत्मा का प्रकोप है और अब वो पूरे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। अरे लेकिन ऐसा कौन है बाबा? किसकी आत्मा है और कैसे मिलेगी उसे शांति? मौत है, मौत कहीं से भी आएगी और सबको निगल जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उस उपाय को करना आसान नहीं होगा। जो भी उस उपाय को करने की कोशिश करेगा उसकी जान जा सकती है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने गांव के लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। तो ठीक है, फिर अगली अमावस की रात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अमावस की रात तांत्रिक के बताए अनुसार किशन अपने साथ केरोसिन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में देवी के मंदिर का सिंदूर भी था। किशन जंगल के बीचों बीच पहुंचा। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
वहां एक उबलते पानी का तालाब था और कई लोगों की लाश लटक रही थी। किशन के माँ बाप की लाश भी वहीं थी। माँ, बापू, क्या हो गया? ये क्या हो गया? तभी वहां पर एक औरत और आदमी आते हैं। उन्हें देखकर किशन चौंक जाता है। गोपाल काका, आपकी तो 5 साल पहले मौत हो गई थी। और निर्मला काकी, आप? हाँ, मौत तो हो गई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कैसे हुई थी। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस ये जान लो कि अब इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन क्यों काकी? क्योंकि 5 साल पहले इन गांव वालों ने मुझे डायन बताकर पत्थर मार मार के मार डाला। मेरी कोई गलती नहीं थी। गांव का एक बच्चा क्या लापता हुआ, सारा इल्जाम मेरी पत्नी पे डाल दिया। और जब मैंने निर्मला की जान बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मार डाला। आपके साथ ये बहुत गलत हुआ काकी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है ना? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। हमारी आत्मा पिछले 5 साल से मुक्ति के लिए भटक रही है। चले जाओ यहाँ से। मौका देखकर किशन सिंदूर उन दोनों के ऊपर डाल देता है। उनका शरीर जलने लगता है और वो भयानक तरीके से चिल्लाने लगते हैं। अगले ही पल किशन उनके ऊपर कैरोसिन डाल देता है और वो दोनों जल जाते हैं। किशन अपने माँ बाप और दूसरी लाशों का अंतिम संस्कार करवाता है और अपने घर लौट आता है। लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान है कि मोबाइल अभी भी बज रहा था। मैं मौत हूँ।